Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the continued video of chapter number 2. So let's begin. So today we will study that how we can separate different gas from mixture and how water can be purified or how water purification system works in our town. Okay, so let's begin the video. As we all know that air is a homogeneous mixture. एयर एक सिंगल लेयर वाला मिक्सचर है जिसमें कई सारे गैसेस हैं. एयर में आपको कोई लेयर्स दिखेंगे नहीं. एयर हमारे आसपास है. एयर इज हैविंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बट इट नेवर कंसिस्ट डिफरेंट लेयर्स. ओके, सो द थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट एयर though air is having one or more substances but it does not have layer, so it's a homogeneous mixture. So obviously we have to separate gases from it. So what is the process? See, first process is compress and cool. compress कीजिए और cool कीजिए. compress करना मतलब क्या होगा? सभी पार्टिकल्स को अगर हम compress करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो सब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और फिर उसको कूल करना है. उसका मतलब यही हुआ. देखो, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अगर हम वही वाली एयर को कंप्रेस करेंगे मतलब क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो हम बढ़ा रहे हैं या फिर जो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर रहे हैं. ठीक है, कंप्रेस भी कर रहे हैं और कूल भी कर रहे हैं. उसके कारण यहाँ पे जो गैसियस स्टेट में जो एयर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे लिक्विड स्टेट में. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड एयर. नाउ अलाउ अब टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी हमें उनको वार्म करना है. ठीक है, तो जैसे ही वार्म करेंगे तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन मिलेगा. ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी डिफरेंट हाइट पे आर्गन मिलेगा. क्यों डिफरेंट हाइट पे? देखो, नाइट्रोजन है वो -196 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा और आपको मालूम है कितने परसेंटेज मिल सकता है? 78% अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है. सेम वे आपको आर्गन -186 हाइट पे मिलेगा. हाइट मतलब डिग्री सेल्सियस. -186 डिग्री सेल्सियस में आर्गन मिलेगा. सेम वे आपको ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा. सबसे पहले आपको नाइट्रोजन मिलेगा, उसके बाद आपको आर्गन मिलेगा और लास्ट में आपको ऑक्सीजन मिलेगा. क्यों ऐसा है? लॉजिकल है. नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. समझ में आ रहा है? देखो, वैसे आप देखने जाओ तो ये नेगेटिव में नंबर है तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि -3 से बड़ा -4. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्यों नाइट्रोजन है वो पहले हमें मिलेगा? उसका कारण ये है कि वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे हमें वो मिल जाएगा और वो हमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे मिलेगा. नेगेटिव वे से अगर आप देखो, समझ में आ रहा है? इसलिए नाइट्रोजन का जो -196 है वो पहले अचीव होगा, उसके बाद -186 आएगा और लास्ट में -183 हमें अचीव होगा, तब हमें ऑक्सीजन मिलेगा. उसके लिए ये टेम्परेचर को अचीव करने के लिए एक स्पेशल चेम्बर होती है. ठीक है, तभी ये वार्म होगा इतने टेम्परेचर में. अब इसकी डिटेल्ड प्रोसेस क्या है वो आपके टेक्स्ट बुक में दी है. सो वी विल डिस्कस इट. सो इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैस प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस हो गया. अब हम आगे डायरेक्टली जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम है, उसमें एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस होने वाली है. 6 प्रोसेस होगी. ठीक है, तो वो 6 प्रोसेस क्या है? ये फर्स्ट प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी. सेकंड प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. थर्ड प्रोसेस में आउटपुट यहाँ से मिलेगा कुछ एयर का. ठीक है, फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होगी और लास्ट में आपको 6 में यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा. तो वो कैसे सब चलेगा वो मैं अभी आपको बताते वाला हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो भी एयर आएगी यहाँ से, उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हो, तो वो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे और उसके साथ ये जो एयर आएगी वो सब कहाँ जाएगी? कंप्रेसर यूनिट में जाएगी. कहाँ जाएगी? कंप्रेसर यूनिट में जाएगी. तो वो जैसे ही कंप्रेसर यूनिट में जाती है, यहाँ पे जैसे ही वो जाएगी तो ये हवा है वो गर्म हो जाएगी.
क्योंकि जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो एयर गर्म हो जाती है, वो प्रेशराइज्ड एयर हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशराइज्ड एयर है वो गर्म होके यहाँ तक आने वाली है। ठीक है, और ये जैसे ही एयर हॉट एयर यहाँ पे आई, अब ये हॉट एयर के ऊपर यहाँ से फ्रीज कोल्ड वाटर इन हो रहा है, मतलब ठंडा पानी अंदर आ रहा है और ठंडा पानी बाहर जा रहा है। मतलब ये वाला जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है? ये वाला यूनिट है वो एक्चुअली कंडेंसर या फ्रीजिंग यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? वो कंप्रेसर यूनिट था, ये कंडेंसर यूनिट है। कौन सा यूनिट है? कंडेंसर, कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर यूनिट है, ये कंप्रेसर था, ये कंप्रेसर था। ठीक है, हवा आई, फिल्टर हुई, कंप्रेसर यूनिट में गई, हवा गर्म हो गई, कंडेंसर यूनिट में आई, फिर यहाँ से आपको एक ठंडी हवा आएगी। कौन सी हवा आएगी? ठंडी हवा आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही ठंडी हवा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेपरेटर होता है जिसके कारण जो ड्राई आइस होता है वो ऊपर से ही सेपरेट हो जाएगा, वो ऊपर वाले लेवल से ही ड्राई आइस है वो सेपरेट हो जाएगा। तो फिर बाकी की जो हवा है वो सेपरेट होके आगे जाएगी। ठीक है, वो जैसे ही आगे जाएगी तो वो एक्सपांशन जेट में अंदर जाने वाली है। तो एक्सपांशन जेट में ये एयर है वो एक्सपांड होगी। जैसे ही ये एयर है वो एक्सपांड होगी, उसके बाद ये एक्सपेंडेड एयर है वो एक्सपांड होगी। उसका मतलब क्या होगा कि ये एयर के बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको कम करेंगे या फिर उसका डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हीटिंग प्रोसेस एक टाइप की है। तो उसके कारण आपको यहाँ पे 3 लेवल में आपको 3 गैसेस दिखाई देंगी। देखिए, ये फर्स्ट गैस है नाइट्रोजन, ये सेकंड है आर्गन, और लास्ट में आपको लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट गैस है वो आपको मालूम होगा कहाँ पे, कितने डिग्री, -196 में ये सेपरेट हो जाएगा। ये -183 डिग्री सेल्सियस में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और सेम वे थर्ड जो ऑक्सीजन गैस था वो -186 डिग्री सेल्सियस में सेपरेट हो जाएगा। सॉरी, ये टेम्परेचर -186 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा -183। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 गैस है वो -196 पे यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ऊपर ही। उसके बाद आर्गन, इसलिए नीचे के लेवल में, और सबसे नीचे क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना हार्ड है, तो लास्ट में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा जिसका कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? 21%। तो उतना ही आपको गैस मिलेगा। समझ में आ गया, राइट? तो ऐसे हम गैसेस, तीनों गैस को हमने सेपरेट कर लिया जो ज़्यादा अमाउंट में थे। ठीक है, तो पहले एयर आई, फिल्टर किया, कंप्रेस किया, जो है एयर है वो हॉट एयर बन गई, फिर उसको फ्रीजिंग यूनिट में जाने दिया, फिर उससे हमारी एयर है वो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गई, फिर वो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को सेपरेटर में डाला जहाँ से हमें ड्राई आइस सेपरेट होके वो एयर हमने आगे पास की, जहाँ पे एक्सपांड हुई वो एयर, तो हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमें 3 अलग अलग गैस सेपरेटेड मिले एट डिफरेंट हाइट। सी हियर ईच एंड एवरी गैस इज सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, इसीलिए ये प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो एयर consists a mixture of gases like nitrogen, oxygen and argon, can be separated by a process called fractional distillation. Okay, so now I think you all are very much familiar with fractional distillation process. Now we will study about crystallization. What is the meaning of crystallization? How can we obtain the pure copper sulfate from an impure sample? ये है, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए। टेक सम कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। तो आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। उसको आपको चाइना डिश में लेना है, इसमें लेना है, एक चाइना डिश लेनी है। 1 मिनट, मैं चाइना डिश का कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ येलो कलर की एक डिश है, चाइना डिश, और उसके अंदर हमने लिए हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। इसके क्रिस्टल से ये CuSO4, CuSO4। अब हम आगे जाते हैं। डिज़ोल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इसको डिज़ोल्व करना है पानी में। मतलब कोई भी आप बीकर ले लीजिए, कोई भी आप बीकर ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से उसको डिज़ोल्व कीजिए।
फिर क्या होगा, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर कर दीजिए। इवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी हमें ये वाला जो सॉल्यूशन है उसको गर्म करना है। क्या करना है, हमें इसे गर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बंसन बर्नर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बंसन बर्नर क्यों लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इवोपरेशन प्रोसेस करनी है। तो उससे क्या होगा, ये जो है आपको एक सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट अ रूम टेम्परेचर। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो देखो, चाइना डिश जो है वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके ऊपर कॉपर सल्फेट लगाना है। तो ये वाली प्रोसेस वही है कि जब हमने डाई में से कलर को सेपरेट किया था, आपको अगर मालूम हो तो, ये सबसे पहली प्रोसेस फिल्ट्रेशन की थी वो। ठीक है, तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कहाँ लगाने हैं, यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, चाइना डिश को देखो। और इवोपरेशन प्रोसेस है वो कैसे होगी, वो इवोपरेशन प्रोसेस, ये पानी गर्म होगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये जो है कॉपर सल्फेट वो वार्म होता जाएगा। उसके कारण कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स आपको दूसरे दिन मिल जाएंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर लगाने के बाद। फिल्टर पेपर क्यों लगाया, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो इवोपरेशन कैसे करना है आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए कि आपको एक बीकर ले लेना है। ठीक है, उसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे ऊपर एक आपको चाइना डिश लगा देनी है। उसके ऊपर ऐसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेने हैं और इसको आपको गर्म करना है नीचे से। ठीक है, नीचे से आपने ये गर्म किया कोई भी कैंडल से, तो यहाँ से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वेपर कॉपर सल्फेट को मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ही मेल्ट किए हुए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, वो अगर आप उसको एक दिन तक छोड़ दोगे तो प्योर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कॉपर सल्फेट है वो प्योर होता नहीं है, उसमें थोड़े बहुत पानी प्रेजेंट होता है, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको केमिकली समझाऊँ तो ऐसा होता है कि CuSO4 है वो पानी के एटम से बना होता है, मतलब N2 ये उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही फॉर्म में मिलता है नेचर से। ठीक है, इसको जैसे ही आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो CuSO4 आपको प्योर मिल जाएगा और पानी है वो बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी तो वॉलेटाइल है, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हुई। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट वी गेट सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। सी वाटर की जो सॉल्ट होती है उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही निकाली जाती है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्योर सॉलिड दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो कोई भी प्योर सॉलिड्स है वो क्रिस्टल को अगर आप गर्म करोगे ऐसे इवोपरेशन प्रोसेस से, आप कोई भी इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। प्योर क्रिस्टल्स आपको एट लास्ट मिलने वाले हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवोपरेशन। देखो, आप इसमें इवोपरेशन नहीं कर रहे हो, चाइना डिश को हीट करके फिर वो क्रिस्टल्स है वो मेल्ट होंगे और फिर आपको प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, some solids decompose or some like sugar get charred on heating. Some impurities may remain dissolved even after filtration and evaporation. This contaminate the solid. तो some solid decompose, मतलब थोड़े बहुत सॉलिड है वो सड़ सकते हैं। और some may get charred, मतलब आपको मालूम होगा शुगर को आप डायरेक्टली गर्म करोगे तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। some impurities, ये सब इवोपरेशन करने से डायरेक्ट होता है। ठीक है, सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर पेपर यूज़ करने के बावजूद थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ये सब उसके एप्लीकेशन है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम दैट इज़ फिटकारी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो आपको मालूम होगा फटकड़ी बोलते हैं गुजराती में, वही फिटकारी है जो इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो प्योर एलम यही मेथड से ऑब्टेन होता है, प्योर एलम यही मेथड से ऑब्टेन होता है। अब हम वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे।
from the next page. Okay, तो देखिए what is water purification system. Now see, सबसे पहले कोई भी रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है वो रिवर भी हो सकता है, लेक हो सकता है, डैम हो सकता है, ठीक है, लेक, इट कैन बी रिवर, लेक और डैम, कहीं से भी पानी आ सकता है। तो यहाँ से वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। तो सेडिमेंटेशन में टैंक में क्या होगा, सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड पार्टिकल्स, हेवी सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे हाई डेंसिटी वाले, और पानी है वो ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो पत्थर है, मिट्टी है, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पे स्टोन्स, ग्रेवल्स, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, स्टोन्स है, मिट्टी मतलब कि सैंड है, ठीक है, तो स्टोन्स, सैंड्स, ये सब इसमें प्यूरीफाई हो जाएंगे। स्टोन्स, सैंड्स, ग्रेवल्स, ठीक है, ये सब इसमें रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद लोडिंग टैंक में जाने वाले हैं। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है, लोडिंग टैंक में एक पंप रखा होता है, जिसके कारण वो पंपिंग करने से जो हार्मफुल फाउल स्मेल है वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो फाउल स्मेल है वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी पानी है वो आगे फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा। तो फिल्ट्रेशन टैंक में फिर भी जो भी फाइन सैंड है, ग्रेवल्स है, कोर्स ग्रेवल्स है, कोर्स मतलब कि रफ ग्रेवल्स है, वो सब कुछ इसमें सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये फाइन सैंड का लेयर है, ये ग्रेवल से जो छोटे छोटे पत्थर हैं, और ये कोर्स ग्रेवल है वो बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पत्थर है, आप डॉट डॉट देख सकते हो, उसको ग्रेवल बोलते हैं। उसके बाद ये फिल्ट्रेशन टैंक से जाएगा आगे क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में Cl के साथ पानी को ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, और उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा वाटर था, इम्प्योर वाटर था, 183, एंड ऑक्सीजन एट -186, मतलब नाइट्रोजन सबसे पहले, आर्गन बीच में, और सबसे लास्ट में हमें ऑक्सीजन मिला। उसके बाद हमने देखा कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कोई भी इम्प्योर सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योर सॉलिड में, एक्चुअली इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या द बेस्ट मेथड टू प्योरीफाई सॉलिड is crystallization rather than evaporation. Okay, and the third process that we have studied is water purification system that is used in our town, that consists of sedimentation tank, loading tank, filtration tank, chlorination, and that will give you the pure water. Thank you for watching the video. Do like, comment and subscribe.